उत्तर प्रदेश के बनारस में एक मनका घाट है। वहाँ पे एक व्यक्ति लगातार 62 दिनों तक चिता से मांस चुराता था और उसे खाया करता था। उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि वो सिद्धि प्राप्त कर सके और तंत्र मंत्र की शक्ति से वो जैसा चाहे वैसा कर सके। और अब उसको ऐसा लगने लगा कि वो सिद्धि प्राप्त कर चुका है। वो तंत्र मंत्र की शक्ति से जो चाहे वो कर सकता है। एक बार उसके पास एक महिला आती है। वो महिला किसी वजह से परेशान थी, तो वो तांत्रिक बाबा के पास जाती है और वो सोचती है कि उसके जो बिगड़े काम हैं वो बन जाएंगे। अब वो महिला उस तांत्रिक बाबा के पास जाती है तो वो तांत्रिक बाबा कहता है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने बस में कर सकता हूँ। अब महिला उसकी बातों में आ जाती है। अब होता क्या है, वो तांत्रिक जो उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल भी किया तो एक महिला के ऊपर किया। अब महिला उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है और उसकी प्यार मोहब्बत की बातें करने लग जाती है। अब जैसे ही महिला उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगती है तो यहीं से एक कत्ल की कहानी शुरू हो जाती है। और अब उस कत्ल की गूंज सारे प्रदेश में गूंजने लगती है। जब लोगों को इस घटनाक्रम के खुलासे के बारे में पता चलती है तो पता चलता है कि रिश्तों की मर्यादा कैसे खत्म होती है और पता चलता है कि लोगों के क्रूर चेहरे कैसे कैसे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। राजस्थान का एक ज़िला है झुंझुनू और इसी का ही एक थाना लगता है पचेरी कला। और पचौरी कला थाना क्षेत्र का एक गांव है भालौद। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल सन 2024 की सुबह लगभग 7 बजे की। 7 बजे एक बूढ़ी महिला जिसका नाम होता है वधेरी देवी, उसकी उम्र लगभग 67-68 साल होती है। वो सुबह 7 बजे अपने पति के पास चाय लेकर जाती है। पति का नाम भानाराम जाट होता है। उसकी उम्र लगभग 70 साल होती है। अब वो बूढ़ी महिला अपने पति के पास जैसे ही चाय लेकर जाती है तो वो अपने पति को आवाज़ देती है कि लीजिए चाय लीजिए। अब वो अपने पति को कईयों बार आवाज़ देती है तो उसका पति उठता नहीं है। तो वो बूढ़ी महिला क्या करती है, वो उस बर्तन को जिसमें चाय होती है उस बर्तन को ज़मीन में रखती है और अपने पति को हाथ से हिलाने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो बूढ़ी महिला अपने पति को हाथ से हिलाती है तो उसका पति नहीं हिलता और ना ही उठता, ना ही कोई जवाब देता। अब होता क्या है, उस बूढ़ी महिला की नज़र जमीन पर पड़ती है तो वो देखती है कि ज़मीन पे खून ही खून बह रहा है। अब जैसे ही वो बूढ़ी महिला उस खून को देखती है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। अब जहाँ जहाँ तक उस बूढ़ी महिला की चीख पुकार की आवाज़ पहुँच रही थी, वहाँ वहाँ के लोग वहाँ पे देखने आते हैं आखिर क्या हुआ। अब जैसे जैसे गांव के लोगों को पता चलता है तो पता चलता है थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा भालौड गांव उस जगह पे आ जाता है और ये देखने कि आखिर इस घर में हुआ तो क्या हुआ। वो बूढ़ा इंसान जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी, जिसकी मौत हो चुकी है, वो साल 2014 में पोस्ट मास्टर के पद से रिटायर हो चुका था। अब वो बूढ़ा आदमी अपने गांव में ही रहता था, खेती बाड़ी करता था। उसके 2 बेटे थे। एक बेटा पहले ही किसी वजह से किसी बीमारी से मर चुका था। अब उसका दूसरा बेटा जो होता है वो गांव में ही रहता है, मेहनत मजदूरी करता है, खाता है पीता है, अपने परिवार को पालता है। अब सब लोगों के मन में बस एक ही बात थी कि इस बुजुर्ग आदमी की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी, किसी से ऐसी क्या बात हुई है, किसी से ऐसा क्या लेना देना है कि आखिर इस बूढ़े आदमी की मौत हो गई। कोई इसे मार गया, क्या कर गया, क्या नहीं कर गया, क्योंकि उसकी खटिया के नीचे यानी कि चारपाई के नीचे सिर्फ खून ही खून बह रहा था। बाकी और कोई निशान नहीं दिख रहे थे कि उस बूढ़े आदमी पे कोई हमला हुआ है, क्या नहीं हुआ। अब देखते ही देखते ये खबर सारे के सारे गांव में और आसपास के गांव में फैल जाती है और ये थोड़े ही समय में ये खबर पहुंचाई जाती है पचेरी कला थाने में। पचेरी कला के जो एसएचओ होते हैं वो होते हैं राजपाल यादव, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ इस गांव में पहुंच जाते हैं और गांव में पहुंचने के बाद इस घर पर पहुंचते हैं जहाँ पे ये हत्याकांड हुआ था। अब जब वो गांव में आते हैं तो लोगों से पूछताछ करते हैं कि आखिर इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी या नहीं थी। और उसके बाद में उनके शव को हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद में उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है।
अभी तक उस बूढ़े व्यक्ति को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि उसके सर पे किसी ने भारी चीज़ से हमला किया है। उसके बाद उस बूढ़े आदमी का खून बह गया है और खून बहने की वजह से उस बूढ़े आदमी की हत्या हो गई है या मौत हो गई है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमको पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी के सिर में गोली मारी गई है और वो गोली इतनी सटीक मारी गई है कि वहाँ पे एक ही बार में वो बूढ़ा आदमी मर गया। यानी कि आप मान सकते हैं कि उस बूढ़े आदमी में किसी प्रोफेशनल किलर या प्रोफेशनल शूटर ने गोली मारी है। अब पुलिस इस घर के एक एक सदस्य को एक एक करके बुलाती है, उन सबसे पूछताछ करती है। उसके बाद जिन लोगों का इस घर में आना जाना था उन लोगों से पूछताछ करती है। उसके बाद इनके रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। उसके बाद इनके फ़ोनों को डिटेल निकाली जाती है, किस किस से बात करते हैं, उन सबसे बात करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी डिटेल पुलिस वालों के हाथ में नहीं आई और पुलिस वालों के हाथ अभी भी खाली थे। अब पुलिस क्या करती है? अब पुलिस दोबारा से उस घर के एक एक सदस्य को अपने सामने बिठाती है और बहुत ही नरमाई से पूछती है कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ। सारे सदस्यों के जवाब सुनते हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा था। लेकिन उस घर में एक छोटा सा बच्चा था। अब उस बच्चे को बुलाया जाता है। पहले तो उस बच्चे से नहीं पूछा गया था, लेकिन अब उस बच्चे को बुलाया जाता है और उस बच्चे को कुर्सी पर बैठाया जाता है और उससे पूछते हैं, बेटा बताओ उस दिन तुम जाग रहे थे, बताओ उस दिन तुमने ऐसा क्या देखा, तुम्हें कुछ आसपास में ऐसे कोई लोग नज़र आए कि वो तुम्हारे घर में आए, क्या किया क्या नहीं किया। तो बच्चा बताता है कि हुआ क्या था। उस समय वो सुबह जाग रहा था और उसको गोली चलने की आवाज़ भी आई। वो अपने घर के लोगों से बोलता है कि देखो उधर से दादाजी की तरफ से गोली चलने की आवाज़ आ रही है, लगता है किसी ने दादा में गोली मार दी। लेकिन उसके घर के लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अब गंभीरता से नहीं ले रहे थे तो वो अपनी माँ के पास जाता है। वो अपनी माँ से बार बार कहता है कि माँ दादाजी में किसी ने गोली मार दी है, देखो वहाँ पे क्या हुआ। माँ दादाजी में किसी ने गोली मार दी है, देखो वहाँ पे क्या हुआ। लेकिन उसकी माँ भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। अब पुलिस उस बच्चे को जाने के लिए कहती है। उसके बाद उसकी माँ को बुलाया जाता है। बच्चे की माँ का नाम होता है मंजू। अब मंजू से उस क्वेश्चन आंसर शुरू किए जाते हैं। अब उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने इस बच्चे की बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया, जब बच्चा तुमसे बार बार आके कह रहा था कि दादा की तरफ गोली चल रही है, पर तुम एक भी बार उसके दादा को देखने क्यों नहीं गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मंजू कुछ उल्टे सीधे जवाब दे रही थी। मंजू को जिस तरह से जवाब दे रही थी कि पुलिस को मंजू के ऊपर पूरा पूरा शक हो गया कि कोई ना कोई तो बात है जो इसे पता है, ये लेकिन हमें बताना नहीं चाहती। मंजू इस घर की बहू थी, यानी कि मरने वाला जो होता है भालाराम जाट, उसके बेटा रोहित जो कि गांव में मजदूरी करके खाता कमाता था, ये उसकी बहू है। अब आखिरकार पुलिस ने उस महिला के साथ यानी कि मंजू के साथ सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। अब जैसे ही पुलिस ने मंजू के साथ सख्ती दिखाना शुरू किया तो मंजू कुछ ऐसे खुलासे करती है कि उसे सुनकर पुलिस वाले, उसके घर के लोग, उसके गांव के लोग, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, दरअसल बात ये थी कि साल 1999 से मंजू के अपने ससुर जो कि पोस्ट मास्टर था, अपने ससुर के साथ में अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। इन दोनों के अवैध संबंध बहुत ही अच्छी तरह से चलते हैं। ये दोनों एक ही घर में रहते हैं। उसका बेटा तो कमाने के लिए चला जाता था, उसकी पत्नी अपने किसी और काम में लगी रहती थी, तो ससुर आता था, इसके साथ में संबंध बनाता था और चला जाता था। अब ये संबंध अच्छी तरह से चल रहे थे, लेकिन इस संबंधों की किसी को भनक भी नहीं थी। ना मंजू के पति रोहित को भनक थी, ना ही उस बूढ़े व्यक्ति की जो पत्नी थी उसे भनक थी। वो कब संबंध बन जाते, कब फ्री हो जाते, किसी को पता ही नहीं चलता था। अब क्या होता है, अब समय बीतता जाता है। अब समय जैसे जैसे बीतता है तो वैसे वैसे मंजू की अपेक्षाएं अपने ससुर से यानी कि भालाराम जाट से बढ़ती जाती हैं। तो भालाराम जाट क्या करता है कि अपनी जो सैलरी मिलती थी उस सैलरी को ले जाकर वो अपनी पत्नी को नहीं देता था, वो देता था मंजू को। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था। वो कहती थी मुझे ये चाहिए तो वो उसको वो ला के देता, वो कहती मुझे शाम को ये खाना है तो उसको शाम को वो ला के देता। यानी कि वो मंजू को खुश रखने की अपनी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। वो मंजू को हर तरह से खुश ही रखता था। अब जब
उसका ससुर अपनी बहू की ज़्यादा देखभाल कर रहा होता है तो उसका पति भी खुश होता है, रोज कि देखो हमारे पापा हमारी पत्नी से कितना बेटी की तरह प्यार करते हैं। उसकी सास देखती थी तो वो भी खुश होती कि देखो चलो अच्छा परिवार चल रहा है, ना कोई घर में कोई कलेश है ना कोई चीज़ है, पूरा परिवार अच्छी तरह से चल रहा है क्योंकि अब एक ही बेटा बचा है। अब साल 2014 में मंजू को कोई परेशानी होती है। जब उसको कोई परेशानी होती है तो वो अपने पिता को फ़ोन करती है और अपनी सारी परेशानी बताती है। तो उसके पिताजी कहते हैं पड़ोस में एक गांव है, उसका गांव का नाम था निजामपुर। निजामपुर में एक तांत्रिक रहते हैं, उनका नाम है मान सिंह उर्फ फौजी जाट। वो अच्छे तांत्रिक हैं, वो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान आसानी से कर देंगे। वो बहुत अच्छी तरह से तंत्र मंत्र जानते हैं, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं। अगर तुम उनके पास जाओगी तो तुम्हारी समस्याओं का सारा समाधान हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब मंजू उस तांत्रिक बाबा के पास जाती है। अब जैसे ही मंजू उस तांत्रिक बाबा के पास जाती है तो जो तांत्रिक होता है वो मंजू को देख के पहली नज़र में ही लट्टू हो जाता है। तो तांत्रिक कहता है कि मेरे पास असीम शक्तियां हैं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मैं जिसे चाहे उसे अपने बस में कर सकता हूं। अब उसकी बातें सुनकर मंजू बड़ी इम्प्रेस हो जाती है। तो मंजू कहती है क्या तुम मुझे अपने बस में कर सकते हो? तो वो तांत्रिक कहता है कि तुम्हें तुम्हें बस में करना तो मेरा चुटकियों का खेल है। तुम शायद जानती नहीं हो कि मैं बनारस के मनका घाट पे रहता था और मनका घाट पे मैंने चिताओं से मांस चुरा चुरा के खाया है, तब मैंने सिद्धि प्राप्त की है और आज मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि तुम क्या, मैं किसी को भी अपने बस में कर सकता हूँ। अब जैसे ही वो महिला उसकी ये बातें सुनती है तो वो उसकी बातों से बड़ी इम्प्रेस हो जाती है और उस तांत्रिक की बातों में, यानी कि जो फौजी जाट होता है, उसकी बातों में आना शुरू कर देती है। अब साल 2014 में इन दोनों के बीच में बात होना शुरू होता है। बात होने से शुरू होने से ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोस्त बनने के बाद कब इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत शुरू होता है और प्यार मोहब्बत शुरू होने के बाद कब ये दोनों अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, ये पता ही नहीं चलता। अब मंजू उसके प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि अब वो उस तांत्रिक को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। तो मंजू क्या करती है, उस तांत्रिक के रहने और खाने की व्यवस्था हरियाणा का एक गांव है नारनौल, वहाँ पे कर देती है। अब मंजू अपने घर पे हर महीने कोई ना कोई बहाना बनाती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना है, या फिर वो अपने पिता के घर पे जाने का बहाना लगाती थी। तो मंजू उस नारनौल गांव में महीने में आती थी, 2-4 दिन रुकती थी, उस तांत्रिक बाबा के साथ एंजॉय करती थी और अपने घर चली जाती थी। कभी कभी क्या होता था, मंजू उस तांत्रिक बाबा को अपने घर पे भी इलाज के बहाने बुला लिया करती थी या पूजा पाठ के बहाने बुला लिया करती थी। तो अब तांत्रिक बाबा का भी आना जाना शुरू हो जाता है। अब इन दोनों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उसका ससुर तब तक रिटायर हो चुका था। अब उसका ससुर क्या देखता है कि ये तांत्रिक बाबा रोजाना रोजाना घर में क्यों आ रहा है। तो ससुर उस तांत्रिक बाबा पे नज़र रखना शुरू करता है। अब जैसे ही एक दिन मंजू और वो तांत्रिक एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे थे, तभी उसका ससुर उन दोनों को उस समय पे इंटीमेट होते हुए देख लेता है। अब ससुर अपनी बहू से कहता है कि अब तक तो ये तांत्रिक इस घर में आ चुका है, लेकिन आगे से ये तांत्रिक इस घर में नहीं आना चाहिए। लेकिन बहू उसे साफ साफ मना कर देती है कि जिस तरह से मान सिंह इस घर में आ रहा है, आगे भी वैसे ही आता जाता रहेगा और उसे कोई भी इस घर में आने से रोकेगा नहीं। अब जब ससुर ये बात सुनता है तो उसको महसूस होता है कि मान सिंह के नंबर कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके ससुर के नंबर घट रहे हैं। तो ससुर ये बात सुनकर उसको बड़ा गुस्सा आता है। तो वो कहता है, क्योंकि ससुर के पास क्या होता है, पेंशन के पैसे आ रहे थे और वो उन पैसों को अपनी बहू को दिया करता था, ना कि अपनी पत्नी को। तो ससुर उससे कहता है कि अगर मान सिंह इस घर में आएगा तो जो मैं तुम्हें अपने पेंशन के पैसे दिया करता था, तुम्हारी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा करता था, तुम्हें जो चाहिए तब वो चीज़ मैं तुम्हें दिया करता था, मैं तुम्हारी किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं करूँगा और जो पैसे मैं तुम्हें दिया करता था वो भी नहीं दूंगा। ये बात सुनते ही मंजू को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। अब मंजू अपने आशिक मान सिंह से ये सारी बातें बताती है। अब मान सिंह कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, अब इसका हम कोई रास्ता निकालते हैं। अब रास्ता निकलता है कत्ल का, और कत्ल होना था
भानाराम जाटका, जिसकी उम्र 70 साल थी, अब तांत्रिक प्लानिंग करना शुरू करता है। उसके बाद तांत्रिक बिहार जाता है। बिहार में उसका एक दोस्त रहता है, उस दोस्त का नाम होता है जितेंद्र उर्फ विजेंद्र। अब तांत्रिक अपने दोस्त जितेंद्र उर्फ वीरेंद्र से कहता है कि एक व्यक्ति है जिसकी हमें हत्या करवानी है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल है। तो वो जितेंद्र उर्फ वीरेंद्र कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके लिए वो 2 शूटरों को हायर करता है, जिसमें एक का नाम होता है अमित और दूसरे शूटर का नाम छोटू होता है। दोस्तों, बताया जाता है कि उन्हें एक लोकेशन भेजी थी, और वो जो लोकेशन भेजी थी वो लोकेशन भेजी थी मंजू ने। मंजू ने उसे पूरे अपने घर की लोकेशन भेजी थी। अब 31 मार्च 2024 की रात को वो लोकेशन को पकड़ते हुए वो दोनों शूटर मंजू के घर पे पहुंच जाते हैं और मंजू से बात होती है। अब क्या होता है, मंजू उसको बताती है कि ये देखो, ये चारपाई बिछी है, यहाँ पे आके हमारा ससुर लेटेगा। यानी कि भालाराम जाट, जिसकी उम्र 70 साल है, वो आके वहाँ पे लेटेगा और तुम्हें क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है अब वो तुम जानते हो। अब रात को भालाराम जाट खाना पीना खाता है, घर में परिवार में अपने लोगों से बात करता है, बाद में आके अपनी खाट पे जाता है और जाके सो जाता है। अब वो दोनों शूटर भालाराम जाट को चुपचाप से गोली मारते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब जब गोली चली थी तो उस समय पे उस भालाराम जाट का जो पोता था वो जाग रहा था। अब वो पोता उस गोली की चलने की आवाज़ को सुन लेता है, तो वो अपने घर के अंदर जाता है और सबसे कहता है कि देखो, दादू की तरफ गोली चली है, गोली चली है। लेकिन उसके घर परिवार का कोई भी इंसान इस बात को सीरियस नहीं लेता। अगर सीरियस ले लेते तो शायद ये केस इतना लंबा खिंचता नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि आप क्राइम कितने भी सातिर अंदाज में कर लीजिए, लेकिन क्राइम कभी छुपता नहीं है। इधर मंजू ने बहुत भयंकर चाल खेली थी अपने ससुर को मारने के लिए। उधर जो तांत्रिक था, उसने कहा था कि मैं अपने तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त विद्या से इन सबको खत्म कर दूंगा और मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। मंजू भी पकड़ी गई, वो तांत्रिक था वो भी पकड़ा गया, और साथ ही वो जितेंद्र उर्फ वीरेंद्र जिसने कि शूटरों का इंतज़ाम किया था वो भी पकड़ा गया और घटनाक्रम का खुलासा भी हो गया। दोस्तों, पता चलता है कि मंजू के जो अवैध संबंध थे वो लगभग 10 सालों से उस तांत्रिक के साथ थे और लगभग 25 सालों से अपने ससुर के साथ थे। अब इन अवैध संबंधों के चलते ही इन लोगों में विरोध होना शुरू हो जाता है और उस विरोध के चलते ही भालाराम जाट की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, वो महिला भी कोई जवान नहीं है, जो मंजू है वो कोई जवान नहीं है, उसकी भी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसे अभी भी आशिकी करने का शौक़ चढ़ा हुआ है और उस आशिकी चलने के शौक़ के चक्कर में ही उसने अपने ससुर की हत्या करवा दी। अब पुलिस इन सबको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और इनकी वो पुलिस की सोच है कि जल्द से जल्द इन लोगों की चार्जशीट तैयार की जाए और कोर्ट में पेश की जाए और उन्हें कम से कम समय में सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, ताकि इससे समाज में एक मैसेज जाए कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। कानून चाहे कोई भी तोड़े, चाहे वो घर का व्यक्ति हो, चाहे वो कानून का रखवाला भी क्यों ना हो, उसको भी उसके गलत काम की सज़ा जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था।